हेलो फ्रेंड, मैं हूं नितेश कुमार। आप सभी को स्टूडेंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो चलिए मैं आज आप सबों के बीच अम्ल क्षार लवण चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट TTI ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। क्या कहा जा रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? तो अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। यहाँ जानेंगे कि जो चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार लवण। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि अम्ल क्या होता है। स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। और क्षार कैसा होता है? कड़वा होता है। और लवण, जब अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके जो पदार्थ बनाता है वो लवण कहलाता है। तो अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण जल बनाएगा। कैसे बनाएगा? अभिक्रिया बताएंगे। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है? तो खट्टा होता है। और क्षार कैसा होता है? कड़वा होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, क्षार स्वाद में कैसा होता है? तो क्षार स्वाद में खारा, खारा भी कह सकता है या कड़वा भी कह सकता है। हम लोग देखें हैं कि अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। और क्षार क्या होता है? खारा यानी कड़वा होता है। और एक और बात, आर्हेनियस आर्हेनियस द्वारा आपसे अम्ल का परिभाषा पूछेगा तो अम्ल क्या है? स्वाद में खट्टा होता है। क्षार क्या है? स्वाद में कड़वा होता है। लेकिन एक और परिभाषा है जो आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। क्या अम्ल का भी परिभाषा बताया? स्वाद में खट्टा होगा तो अम्ल, स्वाद में कड़वा होगा या खारा होगा तो क्षार। लेकिन आर्हेनियस क्या बताया कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करेगा। और क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करेगा। तो देखिए, अम्ल का यह अलग परिभाषा हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो स्वाद में खट्टा होता है वह पदार्थ क्या कहलाता है? तो अम्ल कहलाता है। जो स्वाद में कड़वा होता है वह क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। लेकिन कहेगा कि H+ वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? तो अम्ल कहलाता है। और किसके नियम के अनुसार? तो आर्हेनियस के नियम के अनुसार। और जो अम्ल जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करेगा, वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करेगा तो वह क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। तो वह किसके नियम के अनुसार? तो आर्हेनियस के नियम के अनुसार। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर अवेलेबल है। अम्ल एवं भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ को कहा जाता है। अम्ल एवं भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लवण कहा जाता है। तो देखिए, लवण का उदाहरण क्या हो जाएगा? यह जो नमक है, लवण का उदाहरण NaCl हो जाएगा। लवण का उदाहरण क्या हो जाएगा? NaCl। NaCl किसका फॉर्मूला है? तो साधारण नमक का है। साधारण नमक का यानी NaCl हो गया। अब कुछ हम आपको अम्ल जब पढ़े हैं तो कुछ अम्ल का उदाहरण दे देते हैं। तो H2SO4 ये अम्ल है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल, ये सभी अम्ल है। क्षार में कुछ देख लीजिए, जैसे ये NOH कास्टिक सोडा क्षार हो गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार हो गया। और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, CaOH का हॉल्टवाश, ये सभी अम्ल का उदाहरण हो गया। ये सभी क्षार का उदाहरण हो गया। और भी होता है। तो उसी प्रकार लवण का उदाहरण क्या हो गया? तो NaCl नमक, इसी को साधारण नमक कहते हैं। तो कह रहा है कि अम्ल भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखिए कि कोई अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है। देख लेते हैं। जैसे देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब कोई भस्म ले लिए, जैसे सोडियम क्लोराइड, जैसे सॉरी अम्ल ले लिए यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक भस्म ले लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। अब देखते हैं कि लवण बना रहा है कि नहीं। तो देखिए, सोडियम क्लोरीन से क्रिया करेगा, सोडियम पर प्लस आयन, इस पर माइनस आयन, तो NaCl बनाएगा। और एक OH दो गो और O यानी
H2। यहाँ देख रहे हैं कि कोई अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, लवण भी बना रहा है, जल भी बना रहा है, H2O, जल का फॉर्मूला। तो अम्ल भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। अगर यह भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अम्ल एवं भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या बनता है, तो अभी आप क्वेश्चन देखेंगे कि अम्ल एवं भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनता है और जल बनता है। ये दोनों याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करता है, तो सभी अम्ल जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। तो आपको बताया ही है, आप पूछे किसके अनुसार सभी अम्ल जल में घुल के H+ आयन प्रदान करें, आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस यही ना बताया था, वह पदार्थ जो अम्ल जल में घुलकर क्या करेगा, H+ आयन प्रदान करेगा। क्षार जल में घुल कर क्या करेगा, OH- आयन प्रदान करेगा। तो यह हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है, तो OH-1 इस तरह होगा, OH-1 होगा, ये नीचे दिया गया, कोई बात नहीं, OH-1। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पीएच मान का निर्धारण किसने किया, जिस प्रकार बुखार होता है तो बुखार को मापने के लिए, यानी बुखार शरीर के टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, थर्मामीटर का उपयोग करते हैं कि नहीं। उसी प्रकार किसकी अम्लीयता कितना है, क्षारीयता कितना है या उदासीन है, इसकी भी मापने के लिए, हर चीज़ को मापने के लिए कोई ना कोई पैमाना होता है। तो इसी प्रकार अम्ल है, कितना अम्लीयता है, क्षारीयता है कि उदासीन है, इसकी भी मापने के लिए एक स्केल लाया गया है। उस स्केल का नाम है पीएच स्केल। उस स्केल का नाम है क्या है, पीएच स्केल। इसकी खोज कौन किया था, पीएच स्केल का सोरेनसन नामक वैज्ञानिक। पीएच स्केल का खोज कौन किया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक। इससे मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, देखेंगे। और क्वेश्चन क्या बन रहा था, सबसे पहला क्वेश्चन तो हो गया कि पीएच स्केल है क्या था, पता कर ही लिए कि अम्ल, क्षारीयता, उदासीनता, ये सब पता करने के लिए स्केल का उपयोग करते हैं, उसे पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने किया था। अब देखेंगे कि पीएच स्केल में कितने तक अंक अंकित है, तो 0 से लेकर 14 तक, यह भी क्वेश्चन बन गया। उसके बाद एक बात और गौर करेंगे, देखिए ये जो 7 बता रहा न्यूट्रल, यानी अगर पीएच स्केल में, अगर जैसे थर्मामीटर में हम लोग बुखार मापते हैं तो 4 बता दिया, 5 बता दिया, तो क्या हुआ, हम लोग समझ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा बुखार है, कम 98.6 है, 100 बुखार है, तो हम लोग नॉर्मल इसको मानते हैं। 99 बुखार है, तो ये सभी को क्या करते हैं, या 98.6, ये सभी नॉर्मल है। तो उसी प्रकार 7 अगर रहेगा पीएच स्केल का, तो वो क्या रहेगा, उदासीन रहेगा। 7 से अगर अधिक रहेगा तो ये देखिए, बेस मतलब क्षार, क्या होगा, क्षार। 7 से कम रहेगा तो एसिड, यानी अम्ल रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ क्वेश्चन बन गया कि 7 से अधिक वाला क्षार कहलाएगा, 7 से कम वाला अम्ल कहलाएगा, और 7 वाला उदासीन कहलाएगा। लेकिन एक बात और यहाँ ध्यान देंगे कि उदासीन में जैसे जल हो जाएगा, जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है, क्योंकि उदासीन होता है। पूछेगा जल क्या है, उदासीन। अब एक बात और याद रखिएगा, क्षार में अंक बढ़ने के बाद क्षारीयता बढ़ता है। क्षार में अंक बढ़ने के साथ क्या करता है, क्षारीयता बढ़ता है। अम्ल में अंक घटने के साथ अम्लीयता बढ़ता है, याद रखिएगा। आप समझे कि नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर क्षार में अंक बढ़ेगा तो क्या होगा, क्षारीयता भी बढ़ेगा, और अंक घटेगा तो क्या होगा, क्योंकि इसका तीर इस भर है, इसका तीर ये भर है, तो देखिए अंक बढ़ रहा है तो क्षारीयता भी बढ़ेगा। यहाँ देखिए इसका तीर इस भर है तो अंक घट न रहा है, 7 से 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, तो इसका अम्लीयता बढ़ेगा। तो देखिए एक बात और गौर कीजिए कि अगर अंक बढ़ेगा तो क्षारीयता क्या होगा, बढ़ेगा, अंक घटेगा तो अम्लीयता बढ़ेगा। ये अम्ल में याद रखना है। अम्ल में जैसे आपको क्वेश्चन कोई कराते हैं, यहाँ देखिए, अच्छा था, अम्ल 7 से कम वाला अम्ल होगा तो सबसे ज़्यादा अम्लीयता किसका होगा, 0 का। हम पहले ही बताया, जिसका अंक जितने कम उसका अम्लीयता ज़्यादा। क्षार में जिसका अंक जितने ज़्यादा उसका क्षारीयता ज़्यादा। तो जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन देखिए, कहेगा कि 2, 4, 6, 8, कि इसमें किसकी अम्लीयता ज़्यादा होगा, तो 8 वाला तो होगा नहीं, क्योंकि 7 से अधिक है तो क्षार हो जाएगा। आप देखेंगे ये तीनों 7 से कम है तो अम्ल है, लेकिन सबसे कम अंक कौन है, 0, तो इसकी अम्लीयता हो जाएगा। और यहीं पे ऑप्शन क्वेश्चन कर दे कि अगर 1, 2, 3, 5, इसमें किसकी अम्लीयता ज़्यादा है, तो सबसे कम अंक कौन है, 1 है, तो 1 की अम्लीयता ज़्यादा है। यानी अंक घटने पर अम्लीयता बढ़ता है, याद रखिएगा, अंक बढ़ने पर क्षारीयता बढ़ता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन है,
अम्लीय घोल का पीएच मान होता है तो 7 से कम, हम पहले ही बताए हैं कि अगर 7 से कम होगा तो क्या होगा, अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस। मोस्ट वीवीआई टीटीआई प्रश्न ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट। कैसे क्वेश्चन देखेंगे, अब आपको सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया करके कौन सा गैस निकालते हैं, तो हाइड्रोजन गैस। अब कैसे, अब एग्जांपल देते हैं, सभी अम्ल तो कोई अम्ल ले लीजिए, तो मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, धातु से प्रतिक्रिया करके तो कोई धातु ले लीजिए, सोडियम में ले लेते हैं, देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है कि नहीं, तो सोडियम क्लोरीन से क्रिया करेगा तो सोडियम क्लोराइड। अब बच गया क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अकेले नहीं रहेगा तो 2 के रूप में रहेगा, किस रूप में रहेगा, इधर का प्लस है तो 2 के रूप में रहेगा। तो देखिए सभी अम्ल धातु से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस दिया। अब आप कहिएगा कि आप हाइड्रोक्लोरिक ले लिए हैं, तो कोई अम्ल लीजिए ना, तो मान लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, कह रहा है सभी अम्ल धातु से प्रतिक्रिया करके कौन सा गैस निकालते हैं। हमको मान लेते हैं आंसर नहीं याद है, नहीं पता, तो हम क्रिया करके देख लेंगे सभी अम्ल, तो कोई अम्ल ले लिए H2SO4, कोई धातु ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कैल्शियम ही ले लेते हैं, तो क्रिया कराते हैं, कैल्शियम पर 2 प्लस, सल्फेट पर 2 माइनस, कैल्शियम सल्फेट से क्रिया करेगा तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा, अब प्लस ये देखिए ये बच गया तो H2। ये सभी अम्ल प्रतिक्रिया करके कौन सा गैस दे रहा है, गैस के रूप में कौन आ रहा था, हाइड्रोजन गैस ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। एक बात और, अगर आप वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त का पीएच मान होता है तो कितना होता है, रक्त का पीएच मान 7 होता है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, रक्त का पीएच मान अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, अब आप बताइए, तो क्या होगा, अम्लीय होगा, नहीं क्षारीय होगा, क्योंकि हम बताएं कि 7 से अधिक होगा तो वो क्षारीय, तो रक्त का पीएच मान 7.5 है तो 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर, दूध का पीएच मान होता है, तो दूध का पीएच मान कितना 6.6 होता है, और इसी में क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है दूध के अम्लीय है या क्षारीय है। तो देखिए दूध का पीएच मान जो 6.6 है, 7 से कम है, हम देखें स्केल में कि 7 से कम वाला अम्लीय होता है, 7 से अधिक वाला क्षारीय, 7 वाला उदासीन, तो 7 से कम है तो ये अम्लीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी मान लेते हैं कि बुखार को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार यानी शरीर के टेम्परेचर को, तो उसी प्रकार अम्ल एवं भस्म के पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो आंसर लिटमस पत्र का। तो ये देखिए लिटमस पत्र है, ये क्या है, लिटमस पत्र है। अब आप कहिएगा कैसे अम्ल है, तो मान लीजिए दोनों में किसी में अम्ल डाल दिए, किसी में क्षार डाल दिए, अगर नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा तो वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। और देखिए ऊपर लाल था, लाल वाला को नीला कर देगा तो वो बेस यानी क्षार कहलाएगा। अब कहिएगा कि यानी लिटमस पत्र एक ऐसा पत्र है जिससे अम्ल और क्षार का पता लग जाता है। मान लीजिए कि 2 कंटेनर में किसी में अम्ल किसी में क्षार रखा गया है, हम नीले लिटमस पत्र डालें और वह नीला लिटमस पत्र क्या हो गया, लाल हो गया, तो हम समझ जाएंगे कि उसमें अम्ल है। अगर मान लेते हैं कोई लाल लिटमस पत्र था और डाले तो नीला हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। अब देखिए लिटमस पत्र में हम लोग देखे हैं कि अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है लिटमस पत्र का। तो लिटमस पत्र कैसे प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग लेते हैं। इसका जानकारी देखेंगे क्या है, तो लिटमस पत्र जो है लाइकेन के पौधा से प्राप्त होता है। किसके पौधा से प्राप्त होता है, लाइकेन के पौधा से। हम लोग देखे हैं लिटमस पत्र किसके पौधा से, लाइकेन के पौधा से प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है, शैवाल और कवक दोनों पाया जाता है। इसमें क्या होता है, लाइकेन के पौधा में शैवाल और कवक दोनों में सहजीवी संबंध होता है, इसलिए शैवाल और कवक दोनों पाया जाता है। और देखेंगे इसमें आपको क्लियर हो गया, लिटमस पत्र लाइकेन के पौधा से, लाइकेन में शैवाल और इसमें कवक दोनों पाया जाता है। और देखेंगे दोनों में क्या है, सिम्बायोटिक यानी सहजीवी संबंध दर्शाता है। यह वायु प्रदूषण का संकेत करता है। देखिए इसे और जानकारी देते हैं कि यह जो लिटमस लाइकेन का पौधा है वह किसका संकेत है, तो वायु प्रदूषण का। कैसे देखेंगे यहाँ,
जहाँ वायु प्रदूषण ज़्यादा, वहाँ पर लाइकेन का पौधे की संख्या कम होने लगती है। मान लीजिए अगर कहीं लाइकेन नहीं है, कम हो रहा है, तो समझ जाएंगे कि वायु प्रदूषण वहाँ ज़्यादा है, और लाइकेन का पौधा ज़्यादा उग रहा है तो वहाँ वायु प्रदूषण कम है। यानी कह रहा है कि जहाँ वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा वहाँ पर लाइकेन का पौधों की संख्या कम होता है। तो अगर लाइकेन का पौधा कम होने लगता है तो हम समझ जाएंगे कि वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, और देखेंगे अम्ल प्लस क्षार की पहचान करने के लिए लिटमस पत्र लाइकेन के पौधा से बनाया जाता है। किसे बनाया जाता है? लाइकेन के पौधा से, यानी अम्ल एवं क्षार की पहचान करने के वाली लिटमस पत्र लाइकेन के पौधा से बनाया जाता है। यानी लिटमस पत्र के बारे में इतना डिटेल दे दिए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान देखेंगे कि शुद्ध जल उदासीन होता है, उदासीन चीज का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य के बराबर पीएच वाला विलयन होगा। हम पहले ही बताया है कि अंक में जितना कम उसका अम्लीयता सबसे अधिक है। तो शून्य वाला क्या होगा? अत्यधिक अधिक अत्यधिक अधिक विलयन होगा। अत्यधिक, सॉरी यहाँ पे जो मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे जो होना चाहिए अत्यधिक अम्लीय विलयन होगा। क्या होगा? अत्यधिक अम्लीय विलयन होगा। अत्यधिक शून्य के बराबर पीएच वाला विलयन जो होगा, शून्य के बराबर पीएच वाला विलयन क्या होगा? अत्यधिक अम्लीय विलयन होगा यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे मिस्टेक है कि शून्य के बराबर पीएच वाला जो विलयन होगा वो अत्यधिक अम्लीय विलयन होगा। क्या होगा? अम्लीय विलयन होगा, क्योंकि हम बता ही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये अधिक गलती से दिया गया है। चलिए, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो कौन? अम्ल कर देता है। हम लोग देखे ही हैं, हम लोग क्या देखे हैं? नीले लिटमस पत्र को, यहाँ देखिए नीले लिटमस पत्र को नीला है, देखिए लाल कर रहा है। कौन कर रहा है? एसिड, अम्ल कर रहा है कि नहीं? लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर दे रहा है? बेस, क्षार कर रहा है। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन? अम्ल। और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है कौन? भस्म। मोस्ट TTI ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एग्जाम में आने की संभावना 100% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल में घुलनशील भस्मों को, जल में घुलनशील, यहाँ भी टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है। जल में घुलनशील भस्मों को क्या कहते हैं? जल में घुलनशील भस्मों को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अगर मान लीजिए वैसा भस्म जो जल में घुल जाए, वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। क्षार कैसा होता है? खारा होता है, कड़वा होता है। भस्म भी खारा एक कड़वा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सभी लवण होते हैं वैद्युत अपघट्ट। सभी लवण क्या होते हैं? वैद्युत अपघट्ट होते हैं। अब आप कहिएगा कि ये बात तो समझ में नहीं आया, तो हम बता देते हैं वैद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं। सभी अम्ल, भस्म, लवण के जलीय विलयन, यानी जितना अम्ल होगा, भस्म होगा, लवण होगा, इस सब का जलीय विलयन, सभी अम्ल, भस्म तथा लवण का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करता है, तो उसे हम वैद्युत अपघट्ट कहेंगे। संचालन करते हैं, यानी सभी अम्ल, भस्म तथा लवण के जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं, जिन्हें हम विद्युत अपघट्ट कहते हैं। तो सब अम्ल, सभी भस्म और सभी लवण क्या करते हैं? विद्युत धारा का संचालन करते हैं, इसलिए विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। तो सभी लवण क्या होगा? वैद्युत अपघट्ट होगा कि नहीं? अगर यहीं पे मान लेते हैं कि वैसे यौगिक जिनके जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते, वैसा यौगिक जिसका जलीय विलयन विद्युत धारा का प्रवाहित नहीं करता है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे वैद्युत अनपघट्ट कहेंगे। वैद्युत अनपघट्ट, ये वैद्युत अपघट्ट है, इसमें विद्युत धारा का संचालन होगा। सभी अम्ल, भस्म तथा लवण के जलीय विलयन में विद्युत धारा का संचालन, तो वैद्युत अपघट्ट। और वैसे यौगिक जिनके जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं कहलाएगा, उसे विद्युत अनपघट्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत अनपघट्ट। तो इसका विद्युत अनपघट्ट का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो विद्युत जो अनपघट्ट का उदाहरण हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। एल्कोहल, यूरिया हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? ग्लूकोज।
यानी ये ऐसे यौगिक है जिनका जलीय घोल जो होता है विद्युत का संचालन ही नहीं करता है। ये ऐसे यौगिक है जिनका जलीय घोल विद्युत का संचालन नहीं करते। आपको याद रखना होगा अल्कोहल, यूरिया और ग्लूकोज, तो ये विद्युत अनपघट्ट कहलाएंगे। ये उदाहरण क्या कहलाएंगे? विद्युत अनपघट्ट। लेकिन सभी लवण, सभी अम्ल, सभी भस्म विद्युत धारा का संचालन करते हुए विद्युत अपघट्ट कहलाते। तो यहाँ सभी लवण पूछ रहा है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दही में अम्ल पाए जाते हैं तो लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन अम्ल पाए जाते हैं? लैक्टिक अम्ल। दही में पूछे तब या दूध में भी पूछे तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। दही में पूछे या दूध में, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10⁻⁷ होता है। अब कैसे होता है? अब शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान 10⁻⁷ कैसे होता है? तो यहाँ देखेंगे, अब चेक करके आपको बता देते हैं कैसे होता है। आपको पता है शुद्ध जल का pH मान 7 होता है और आयन सांद्रण का मान 10 के पावर कितना होता है? -7। तो देखते हैं कि इतना अगर 10 के पावर -7 रख के 7 आता है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि आयनों की सांद्रता के लघुगुणक का कहाँ गया? हम लोग जानते हैं क्वेश्चन, एक फार्मूला होता है pH बराबर -log, pH बराबर, यहाँ देखिए pH बराबर -log H, ये हम लोग जानते हैं। अब यहाँ देखेंगे माइनस का माइनस रख देंगे, लॉग का लॉग, H प्लस आयन का कितना 10 के पावर -7 रखेंगे। इधर माइनस है, हम लोग जानते हैं कि ये -7 इधर आ जाता है, पावर इधर आ जाएगा, तो -7 माइनस क्या हो जाएगा? +7 हो जाएगा और लॉग कितना होगा? लॉग 10 हो जाएगा। यानी कितना आया है? +7 log 10। 7 का 7 और log 10 का मान कितना होता है? 1। तो कितना आ गया? 7 आ गया। तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है और शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना? 10 के पावर -7। 10 के पावर -7 रखे हैं तो देखिए 7 आ गया है। इसके लिए फार्मूला क्या था? तो हम बता ही दिए, pH बराबर -log H प्लस, pH बराबर -log H प्लस, जहाँ H प्लस क्या है? H प्लस सांद्रता, H प्लस की सांद्रता मोलरता में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धातु के ऑक्साइड मूलतः क्या होते हैं? तो क्षारीय होते हैं, यानी भस्म होते हैं। और यहाँ मिस्टेक हो गया। यहाँ देखिए अधातु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अधातु। 21 नंबर क्वेश्चन में अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो इसमें बराबर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि धातु के ऑक्साइड अम्लीय की क्षारीय, धातु के ऑक्साइड अम्लीय, क्षारीय की अम्लीय। तो आपको याद रखना होगा धातु के ऑक्साइड, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में 21 में तो अधातु है, मिस्टेक हो गया है यहाँ, है। तो अधातु के ऑक्साइड पूछेगा तो अ से अधातु तो अम्लीय होगा, अ से अधातु तो अम्लीय, तो धातु का ऑक्साइड क्या हो जाएगा? क्षारीय। आपसे जब भी पूछेगा धातु का ऑक्साइड क्या होगा, तो अ से पूछ रहा तो अम्लीय होगा, तो धातु पूछ देगा तो वो अलग होगा, क्षारीय होगा। तो धातु का ऑक्साइड अम्लीय, धातु का ऑक्साइड क्षारीय। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।